गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 26 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और आज का ये जो दिन होगा, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। कारण क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर यूपीएससी से रिलेवेंट बहुत ज़्यादा खबरें आई ही नहीं हैं और बेवजह खबरों को एक बड़ा सा न्यूज़पेपर बनाऊं, उसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। वो आपको कहीं भी जाकर मिल जाएगा, आप उसको कहीं भी ढूंढ लीजिए, चाहे गूगल पे ढूंढ लीजिए या किसी और वीडियोस में ढूंढ लीजिए। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लिए और पेपर के सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। और जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है द पीर पंजाल चैलेंज के नाम से लिखा गया है, शायद अता हसैन द्वारा। फर्स्ट पेज से कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं जिस पर डिस्कशन किया जाए। ये आर्टिकल आता है आपके पेपर नंबर 3 के अंदर। समझ में आएगा क्यों है वैसा। बात कर रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कि इंटरनल जो सिक्योरिटी है इंडिया की, उसको एज ए नेशन कैसे हम लोग ठीक करें, कैसे उस सिक्योरिटी को बरकरार रखा जा सके। एग्जाम्पल देते हैं पूंछ में हुए पूंछ और जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो एरिया है उसके अंदर हमें पता है कि अभी अभी एक हमला हुआ था जिसके अंदर पहले वहीं मौके पर 3 सोल्जर्स की जान चली गई और एक जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे इंडिया की तरफ से, उनकी भी जान चली गई। तो 4 सोल्जर्स, 4 जो जवान थे देश ने उनको खो दिया। और ये हमला किया गया था, छुप कर बैठे हुए थे कुछ लोग वैली की तरफ से ही, और उन लोगों ने छुपकर एम्बुश होकर बाद में ये हमला किया था गाड़ियों पर। अब ये कहते हैं कि बिल्कुल ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। जब हम कश्मीर के मुद्दे की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में हमें पता है विंटर सेशन में कश्मीर का जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन को अपहेल्ड कर दिया था कि ठीक है, मतलब कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, संविधान के अंदर रहते हुए ही यहाँ पर 370 को हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी थी। उसके बाद ये मुद्दा पार्लियामेंट में गया। पार्लियामेंट के बाद हमने खुद यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पढ़ा कि किस प्रकार से कश्मीर में जो बदलाव दिखे हैं 5 साल में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जोर डाला कि आप वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए या फिर जो भी आपकी लेजिस्लेचर होगा वो बनाइए, इलेक्शन करवाइए। स्टेटहुड का आपने उनसे छीन लिया है तो ऐसा स्टेटहुड उनको वापस नहीं मिलेगा, वो रहे तो यूटी ही गई, ऐसा सरकार का बोला है। ऐसा सरकार ने नहीं बोला कि वो उनको स्टेट का स्टेटस दे देंगे, लेकिन यूटी के अंदर भी तो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं ना। आप 2 इलेक्शंस, अभी तक हमारे पास 2 ऐसे यूटीज़ हैं जिसके अंदर हमें लेजिस्लेशन दिखाई देता है। कौन कौन सी है? एक तो आपकी है पौंडीचेरी और दूसरी आपकी है दिल्ली। हम देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। दिल्ली एक खुद एक यूटी है, राइट। और अब जम्मू एंड कश्मीर भी ऐसा ही बनने वाला है। तो JNK के अंदर भी यही आपको दिखाई देगा। तो 3 यूटीज़ हो जाएंगी जिनके अंदर इलेक्शन होकर लेजिस्लेशन बनेगा। चलिए अब ये कहते हैं कि देखिए समस्याओं की बात कर रहे हैं कि ये सब होने के बाद एकदम से हमला हो जाता है। जो होम मिनिस्टर द्वारा बातें कही गई थी वो तो कुछ और बोल रही थी। अब होम मिनिस्टर कौन है हमारे? होम मिनिस्टर हमारे हैं अमित शाह, और उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत सारे जवाब देते हुए इस चीज़ के बारे में बोला था कि किस प्रकार से आपका जो ये 370 हटा है उससे बेनिफिट हो रहा है कश्मीर को। और हाँ, खुद के वहाँ के जो गवर्नर रह चुके हैं उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा हुआ है। वहाँ के इकोनॉमी जो यूनिवर्सिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ के जो इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं उन्होंने इसकी बेनिफिट्स पे बात की है कि येस इट्स अ बिग स्टेप। तो ये बात बोली गई है हर तरफ से, लेकिन सडनली इसी के बाद एक हमला हो जाता है। सडनली वहाँ पर जो एक कह रहे थे कि जो स्टोन पैटलिंग होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, आर्मी के नौजवानों के ऊपर जो पत्थर फेंके जाते थे, वो कह रहे थे कि वो तो पास्ट का एक हिस्सा बन चुके हैं, यानी इतिहास बन चुका है, अब ऐसी घटनाएं वहाँ पर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई। फिर कह रहे हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट बना आफ्टर 370 हटाने के बाद जब उसमें से बहुत सारे बच्चों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, यानी कि खेलों में सबसे ज़्यादा नंबर जो निकल के आया था, 10 लाख से भी ज़्यादा ये नंबर निकल कर आया था। सभी अगर खेलों का हम छोटे से लेके बड़ों तक का डाटा निकालेंगे तो ये सब जहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं कि खबरें आ रही थी उसी के विपरीत ये दशा हुई। और उसी को कहते हैं कि देखिए जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, खासकर
जो अता हसीन जी है वो खुद वहाँ पर एज अ गवर्नर बन चुके रह चुके हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में ये अभी काम करते हैं। और ये यही बता रहे हैं कि जब ये खुद भी जम्मू कश्मीर में थे उस समय 1999 के अंदर, जब इनके अंडर खुद आर्मी के पर्सोनल्स भी थे, तो उस समय भी ऐसी दुर्घटनाएं बहुत देखी जाती थी। लेकिन उस समय ट्रेंड था सुसाइड बॉम्बिंग का, यानी जो भी आता था हमला करने के लिए वो खुद में ही सुसाइड करने ही आता था कि मैं उनको भी मारूंगा, खुद की भी जान दे दूंगा। तो ये एक ट्रेंड था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पुलवामा जैसे अटैक जो हुए हैं वहाँ पर भी ऐसी ही स्थितियाँ थी कि पुलवामा हो गया है और सुसाइड के लिए वो लोग आते, अपनी गाड़ी को उनके अंदर ठोक देते हैं ट्रक के अंदर, और उनके खुद भी सुसाइड हो जाती है। तो ये सारी घटनाएं हैं। और हमें एक ट्रेंड और समझ में आता है कि जब भी आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना, खासकर जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उनके साथ, जो कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, यानी उन पे अटैक करना तो सीधा सीधा देश के ऊपर अटैक कर देना, तो उनके साथ जब भी होता है तो ये टाइम लेकर होता है। ऐसे यूजुअली ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले हो गया है उसके बाद 4 डेज़ के बाद फिर से हो जाएगा। ये घटनाएं यहाँ पर ऐसी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी बात यह है कि इनको ट्रेंड कौन करता है, हर बार ये सवाल आता ही आता है। लेकिन जब बात होती है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करता है या फिर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट इस दिशा में देखा जाता है कि किस प्रकार पाकिस्तान उनको आइदर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है या फिर आइडियोलॉजिकली सपोर्ट कर रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उनको लेके जाया जाता है वैली से बाहर। तो घाटी से बाहर जब वो लोग जाते हैं और उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तो उसी के बाद से ये घटनाएं होती है कि वो स्टोन पेल्टिंग जैसी घटनाओं में भाग लेते हैं, यानी पत्थर फेंकते हैं। और देखिए अब यहाँ पर ये सारी बातें, ये हिस्ट्री देने के बाद यहाँ पर ऑथर ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे खुद की आर्मी की तरफ से भी चूक हो गई है या गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा यहाँ पर चूक दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि देखिए पर्सोनल का, अगर आप लोग जो SOP होते हैं यानी कि सिक्योरिटी पर्सोनल जो होते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी तो करने का अधिकार उनको होना चाहिए ना। आप लोगों को क्या करना चाहिए, उनके जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अभी जो अगर आप कंडीशंस देखेंगे व्हीकल्स की, तो वो काफ़ी दयनीय है, उनमें से किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन अगर आप उनको ज़्यादा मजबूत करेंगे कि अगर कोई बुलेट फायरिंग कर रहा है और वो उनमें से आर पार ना हो पाए, तो ये सब कुछ होना चाहिए। उनके लिए उनके जो पहनने वाली ड्रिल्स वगैरह है वो सारी करवा देनी चाहिए कि ऐसी कंडीशंस तो आएंगी, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन जब तक आना बंद नहीं हो रही तब तक के लिए आपको सावधान होना चाहिए। एक खबर के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला कि जितनी भी ये जो मौत होती है ना या इंजरी होती है ज़्यादातर, वो पहले 2 मिनट के अंदर ही होती है। यानी जब सोल्जर्स या लोग समझ नहीं पाते कि एकदम से ये क्या हो गया है, उसी दौरान में सबसे ज़्यादा आप इंजरी या सबसे ज़्यादा नुकसान देख पाएंगे। अगर उनको रेगुलर ड्रिल करवाई जाए, रेगुलर ड्रिल क्या होगा कि उनको बार बार ये प्रैक्टिस करवाई जाए कि उनके ऊपर ऐसे हमला हो रहा है और उसी समय पे एकदम से उनका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर बात बन पाएंगी कि वो अपने आप को विद इन सेकेंड्स के अंदर ही संभाल लेंगे। अब क्योंकि ऑथर खुद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के यहाँ पर डायरेक्टर है, तो समझ में आता है बात कि जब भी आपको मैनेजमेंट किसी डिजास्टर को मैनेज करना है तो आपको उसके लिए पहले पूर्ण तरीके से तैयार होना चाहिए। तो यही यहाँ पर एक अलग तरीके की अप्रोच दी गई है ऑथर के द्वारा, ना कि ये किसी को सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं बल्कि ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। और इसी के बाद यहाँ पर भी ये देखिए 33 वर्ष है, ये सब कुछ ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पूरी आर्मी को और पूरे नेशन को अश्योर करने की ज़रूरत है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पूरा देश इस चीज़ के लिए आप देख पाएंगे कि इस चीज़ में डूबा हुआ है। जो अलग तरीके से हम देख पाएंगे कि जिन सोल्जर्स की यहाँ पर जान गई है, उनके पेरेंट्स, उनके आस पड़ोस के लोग, लोकल लोग, तो उनमें भय की स्थिति होती ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आर्मी और गवर्नमेंट, आर्मी प्लस नेशन दोनों को ही गवर्नमेंट द्वारा रीअश्योर कर देना चाहिए कि नहीं, ऐसी दुर्घटनाएं आगे नहीं होंगी, या हम और ज़्यादा काम करेंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाएं अगर होती भी हैं तो उनको काबू में लाया जा सके और उनको रोका जा सके।
चलिए यहीं पे ये आर्टिकल होता है ख़त्म। ये आप इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड बिल्कुल करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी। डाटा ब्रीचेस रीइंफोर्स नेसेसिटी ऑफ पुटिंग पीपल एट सेंटर ऑफ पॉलिसी इन डिजिटल इंडिया। लिखा गया है मिशी चौधरी द्वारा। देखिए ये बताती है कि किस प्रकार से एक यूएस की कंपनी है, और ये जो यूएसए की कंपनी है इसका नाम है रीसिक्योरिटी। क्या नाम है? रीसिक्योरिटी। ये जो कंपनी है इसने अक्टूबर के महीने में जस्ट अभी 2-3 महीने पहले ही यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इंडियंस को, हम जो भारतीय लोग हैं उनको, और बताया कि लगभग आधे इंडियंस का यानी 55% जो इंडियंस हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन में से, जो कि लगभग यहाँ पर 815 मिलियन बना देते हैं लोगों को, राइट। तो ये जो आप देख पाएंगे, या फिर मैं बोलूँ तो 81.5 करोड़ जो लोग हैं इंडिया के अंदर, उनका डाटा इस कंपनी के अनुसार डार्क वेब के ऊपर पाया गया है। क्या होता है डार्क वेब? डार्क वेब आपका एक ऐसा इंटरनेट का एक ऐसा ब्राउज़र के थ्रू आप जाते हैं कि उसको वहाँ पर कोई आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा। बेसिकली वो बिना आईपी एड्रेस के ही इंटरनेट करना है। कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ ब्राउज़र्स हैं जो डार्क वेब पे लेकर जाते हैं, लेकिन जब ये बात सामने आती है तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपका सारा डाटा, उस डाटा के अंदर आधार कार्ड का डाटा मिला है कि आपका वो जो बेच रहे हैं उसको, इतने सारे डाटा को बहुत कम पैसों में बेच भी रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि हम आपको जस्ट $80,000 के अंदर यहाँ पर इसको बेच देंगे। तो इसमें आधार कार्ड के सभी इंडियंस के नाम, आधार कार्ड सब कुछ है, पासपोर्ट के उनके नंबर्स को यहाँ पर शेयर किया गया है। तो ये सारी घटनाओं के बारे में जब पता चलता है तो एकदम से दिल्ली पुलिस जो है वो इस घटना के ऊपर काम करती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दिसंबर 18 का वो दिन था जिस दिन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है इसी मामले से मिलते जुलते हुए। तो वो कहते हैं कि इनका शायद इसमें कोई हाथ है इसी वजह से। लेकिन सवाल यहाँ पर कुछ और उठाया अकॉर्डिंग टू ऑथर कि ये जो आप कर रहे हैं इसके अंदर जो सेफ्टी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की, वो डाटा का इतना बड़ा ब्रीच हो जाना, या फिर संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी, कि हमारी जो प्राइवेसी है वो एक मौलिक अधिकार है, उसको खुद गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ सकती। तो जिसको खुद गवर्नमेंट नहीं तोड़ सकती उसको कोई दूसरा आम इंसान कैसे तोड़ रहा है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात यहाँ पर है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑथर ये भी कहते हैं कि किस प्रकार से आधार को जब से मैंडेटरी बना दिया गया हर काम में, आपको शादी करनी है, आपको कोई फॉर्म फिल करना है, आपको रेलवे की टिकट करानी है, हर चीज़ में आपको अपना आधार का नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो तब से ये हुआ है। और आधार को यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये बात बोल दिया गया था कि ठीक है आधार को हम अपहेल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक इकोनॉमी इस तरीके से बनाने में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ये जो नेटवर्किंग यहाँ पर बनी हुई है इस समय पे, ये समय की एक तरीके से मांग है कि इस नेटवर्क के जरिए लोगों को जोड़ने के लिए एक आधार जैसा इंस्टीट्यूशन देश में चाहिए। तो उन्होंने जब आधार को पास करवाया गया, बहुत सारी एलिगेशंस लगी आधार के ऊपर, यूडीआई के ऊपर, कहा गया कि इसको एज अ मनी बिल बनाकर प्रस्तुत किया गया, जबकि ये मनी बिल था नहीं। और मनी बिल में क्या फ़र्क होता है? मनी बिल जो आपका होता है वो होता है 110, आर्टिकल 110 जो होगा वो मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसमें राज्यसभा के कुछ पावर्स खत्म हो जाती है, मैं कहूँ तो बहुत कम हो जाती हैं। जैसे राज्यसभा इस बिल को मना नहीं कर सकता, उनको पास ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, उनकी प्रायर परमिशन के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है, उनसे पहले ही परमिशन ली जाती है, तो वो भी इसको ना रिटर्न कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं, और जर्नली मना भी नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, प्रेसिडेंट वापस कर देते हैं कि जेल जाइए इसको, लेकिन ये सुविधाएं अब नहीं है। अगर राज्यसभा इसको पास नहीं भी करेगा तो भी आफ्टर 30 डे के कंप्लीट होते ये मान लिया जाएगा कि मनी बिल ऑटोमेटिकली दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। तो ये ज़्यादा पावर दे देता है लोकसभा को। तो ये कह रहे हैं कि ऑल्दो आधार जब आया था तो उसके ऊपर ये जो एलिगेशंस लगे थे,
इसमें ये बात की गई थी किस प्रकार ये एक मनी बिल नहीं था, लेकिन इसको एक मनी बिल की तरह प्रस्तुत किया गया और ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं अपने, उसके थ्रू यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। फिर और भी बहुत सारी बातें होती है कि किस प्रकार, जैसे आरबीआई बता रहा है कि आपके अगर आधार या कुछ ऐसा डाटा सभी के पास हो जाते हैं तो उससे बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। कैसे फ्रॉड हो सकते हैं कि एक तो आपका गलत विक्टिम आपका वो बनाया जा सकता है, बैंक का अकाउंट बनाया जा सकता है। तो जब भी आपका एक फ्रॉड बैंक अकाउंट बन गया या फिर ई बैंकिंग आपसे जो किया गया था वो कर दिया गया, तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली आपके बैंक से बहुत सारा पैसा भी ख़त्म किया जाता है। लोगों के बहुत सारी सेविंग्स ऐसी हैं जो ज़िंदगी भर की उनकी सेविंग्स है, जिनको यहाँ पर निकाल लिया गया दूसरे फ्रॉडर्स के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, और वो भी 55% लोगों के साथ जो ये हो रहा है, ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और इसी पर इंडिया को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी में जब इंडिया ने रिसेंटली डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को यहाँ पर पास किया है, तो उसके अंदर वहाँ का जो क्लोज 17 का सब क्लोज 4 है, इस एक्ट के दौरान ये भी बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी डाटा के रिटेंशन या फिर इरेजर करने के लिए पर्सनल जो भी डाटा है उसके बाध्य नहीं होगी। यानी गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी डाटा, आप कितनी भी कोशिश करिए, उस डाटा को गवर्नमेंट के पास से ख़त्म नहीं करवा सकते। तो ये एक यहाँ पर अलग बात है कि गवर्नमेंट जब खुद के पास रखेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि साइबर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके जो लॉक होने चाहिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि अभी एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी यूडीआई की तरफ से इतना ज़्यादा डाटा हमारा ब्रीच कुछ 2-3 महीने पहले ही हुआ है। तो यस, इस चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या होमो सैपियंस के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आज के समय पे यही समस्या है, एआई प्लस डाटा। कि पहले ये जो एआई होता था, ये पहले तीसरे नंबर पे आता था। सबसे बड़ा क्या था? रेडिएशन। हमें क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता था कि रेडिएशन जो है या न्यूक्लियर जो है, ये सबसे बड़ी समस्या एक समय पे होमो सैपियन के सामने, इंसानों के सामने होती थी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आज ये समस्याओं का रूप बदल चुका है। एआई सबसे बड़ी एक समस्या की तरह सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जो डाटा का सही उपयोग है वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, उसकी सुरक्षा के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी के ऊपर सभी को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इवन गवर्नमेंट जो है उनको, पीपल को, लोगों को बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना पड़ेगा। अपनी पॉलिसीज जो भी वो बना रहे हैं तो उनकी सेफ्टीज का ध्यान रखते हुए लोगों को यहाँ पर अपनी पॉलिसीज के बीच में निर्धारित करना पड़ेगा कि ये पॉलिसीज का बन किसके लिए रही हैं। आखिर में कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है तो बना तो लोगों के लिए ही रही है ना। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए। और लास्ट में ऑथर अपना असंतुष्ट जताते हुए ये बात बोलती है कि किस प्रकार से हम लोग एक डिजिटल इंडिया को चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार के डिजिटल इंडिया के अंदर आज रह रहे हैं उसको नहीं। तो ये ऑथर की तरफ से खुद का उनका एक पर्सनल कमेंट रहा है पॉलिसीज के फेलियर पर। नेक्स्ट हम चलते हैं अमिताभ कांत एंड मार्क सूजमन, जो कि G20 स्फेरा के अंदर यहाँ पर नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। तो हम बात करते हैं कि बिल्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन में सूजनाम जो है वो CGO रह चुके हैं यहाँ पर, CEO, और अमिताभ कांत जो है वो G20 के स्फेरा के अंदर एक मेंबर रह चुके हैं। तो ये दोनों एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बात की है G20 के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि 2023 एक ऐसा साल था जिस साल के अंदर इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप लोगों को क्या ये पता है कि G20 एक्चुअली में है क्या? एज ए UPSC एस्पिरेंट पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि G20 ग्रुप ऑफ 20 है। ग्रुप ऑफ 20 से क्या मतलब हुआ कि 20 लोगों का या 20 इकोनॉमीज का वो समूह है ये, जो इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। ये आपका पॉलिटिकल नहीं है, ऑल्दो पार्लियामेंट्रियंस यहाँ पर ग्रुप है अलग अलग,
लेकिन ये ध्यान दे रहा है इकोनॉमी के ऊपर, ये ध्यान दे रहा है फाइनेंस के ऊपर कि किस प्रकार से जो अलग अलग नेशन है वो साथ में मिलकर उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको एक साथ में लड़े, उन सभी का एक साथ में समाधान निकाले। तो ये बात की जा रही है। इंडिया ने 1 महीने पहले ही अपनी जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसको ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र करके उसको दे दिया गया है ब्राज़ील को। तो ब्राज़ील कहाँ पर है? आप ब्राज़ील को अगर देख पाएंगे तो ये साउथ अमेरिका जो है उसके अंदर सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक है। यहीं पे आपको अमेज़ोन के फॉरेस्ट भी ज़्यादातर दिखाई देंगे, अमेज़ोन की नदी भी यहीं पे दिखाई देगी। तो ये ब्राज़ील का हिस्सा है, काफ़ी बड़ा देश है। और यहीं पे अगर आपको बात किया जाए तो ब्राज़ील के पास जब ये गई है तो दोनों ही ऑथर्स का ये मानना है कि ब्राज़ील के पास पहली बार G20 के लीडिंग पहुंची है, यानी कि ब्राज़ील पहली बार G20 को लेड करेगा, चलाएगा, प्रेसिडेंट बनेगा। और उसके पास एक काफ़ी बड़ा मौका है कि वो जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस की प्रॉब्लम्स है, लार्जर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है एक साथ जुड़ी हुई है, और उनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ब्राज़ील क्या क्या पोजीशन लेगा और क्या क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस को अब दिखाएगा। अब ये बात करते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो एक ये डाटा बताते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से 1/5 ऑफ द अडल्ट, यानी जो 18 साल की उम्र से बड़े हैं, वो लोगों के पास बैंकिंग कोई भी सुविधा नहीं है। तो 1/5 क्या होगा कि अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, हम 100 लोगों को सर्वे करें या उठाएं तो उन 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी बैंकिंग की सुविधा नहीं है। तो ये एक काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है, खासकर जब सभी की सभी कंट्रीज डिजिटल एक मोड ले रही हैं और हर कोई फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी का यहाँ पर बयान देते हैं, कहते हैं कि फाइनेंशियल जितने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इंक्लूजन करना है उतना ज़्यादा ही वो इंडिया के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जो होंगे वो फाइनेंस के बीच में आएंगे, बैंकिंग सेक्टर के पास आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इन्हीं की वजह से जिनके पास ये फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाता है उनके पास बहुत सारी सर्विसेज नहीं पहुँच पाती हैं। लेकिन इंडिया के पास इसका खुद का एक हम कि एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या रहा है इंडिया के पास? वो रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI। देखिए डिजिटल जो PI होता है उसमें हम देखेंगे कि इंडिया के पास भी कभी ऐसा ही होता था। आज जो ब्राज़ील की समस्या है वही 12 साल पहले अगर आप जाएंगे तो इंडिया भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी भी कंट्री में इतने नहीं होंगे जितने इंडिया के पास थे, जो बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जब बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का डाटा यहाँ पर आता है तो कहते हैं कि ये कंट्री जो है अब इंडिया ने 80% तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को ऐड कर लिया है, यानी हमारे जो 80% लोग हैं वो सभी के सभी फाइनेंशियली किसी न किसी बैंक के अंदर उनके अकाउंट हैं। और अगर इसी की बात की जाए तो 2064 तक इंडिया के अंदर और बहुत सारा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट ये बातें ये रिकॉर्ड दे रहा है। फिर हम बात करें तो 2021 के अंदर भी अगर ये डाटा निकाला जाए तो ये पता चलता है कि 2021 में लगभग 78% लोगों के पास, जो पूरी पॉपुलेशन है उनके पास बैंकिंग अकाउंट की यहाँ पर सुविधा थी। तो ये बिल्कुल सही डाटा है कि इंडिया की तरफ से ये काफ़ी आप देख पाएंगे कि इंडिया काफ़ी उन कंट्रीज़ में दिखाई दे रहा है जो इस काम पर बहुत काम किया है, और जस्ट एक डिकेड के अंदर, जस्ट एक दशक जो होता है उसी के अंदर यहाँ पर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी दिखाई दिए हैं। तो यस, 1 डिकेड के अंदर ही ये चेंजेस दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ मौका ब्राज़ील के पास भी है और वर्ल्ड के उन और देशों के पास भी है जो इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। फिर बात की जाए ब्राज़ील के पास तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जिसकी GDP वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो साउथ अमेरिका में GDP बहुत हाई है ब्राज़ील की। उसके अलावा भी ब्राज़ील अपनी डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहा है, और इसी वजह से ब्राज़ील ने अभी जस्ट जैसे हमारे यहाँ पर आप UPI को देख पाएंगे कि हम डिजिटल इंडिया बन रहे हैं, UPI हमने निकाला हुआ है जो कि हर बैंकिंग किसी भी आप बैंक के अकाउंट से किसी भी स्कैनर को आप स्कैन कर सकते हैं, पेमेंट कर
सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ब्राज़ील द्वारा बनाया गया है एक पिक्स नाम का सॉफ्टवेयर या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम बोल सकते हैं। वो ये पिक्स जो अभी चल रहा है, ये अभी वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। तो ये भी एक ब्राज़ील की तरफ से हमें समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी प्रेसिडेंसी है, तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि ठीक है ये सारी चीज़ें ब्राज़ील के बारे में हैं। ऑल राइट, प्री पर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार जिस प्रकार से आप 2021 में देखेंगे किस प्रकार से ये बोला गया था मेंस के जो PYQs हैं उनके अंदर कि आपका फ्रांस और इंडिया के जो संविधान है उनको कंपेयर कीजिए, तो वैसे ही हो सकता है क्योंकि इंडिया के पास अभी G20 की लीडरशिप थी और ब्राज़ील के पास है, तो ये कह सकते हैं कि आउटकम्स को कंपेयर करिए कि किस प्रकार से ये जो 3 देश थे, जैसे पहले यहाँ पर इंडोनेशिया के पास थी और उसके बाद इंडिया के पास आती है, उसके बाद ब्राज़ील के पास जाती है, तो इनमें से क्या क्या डिफरेंसेस आए या क्या क्या इनके आउटकम आए और क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसा बिल्कुल मेंस का क्वेश्चन बन सकता है एक, तो उसके लिए तैयार रहिए। फिर हम कहते हैं कि G20 के अंदर लास्ट में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी समस्या को हल करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंस तो चाहिएंगे ही ना, पैसे तो ज़्यादा आपको चाहिएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर फाइनेंस की इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है दोनों ही ऑथर्स के द्वारा, और दोनों कह रहे हैं कि अलग अलग G20 के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसे देने चाहिए। इवन बात की जा रही है कि जो गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स के द्वारा जो फाउंडेशन बनाई गई है उनकी और उनकी पत्नी के द्वारा, बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन, उन्होंने भी यहाँ पर $500 मिलियन जो है उनको वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट किया है, खासकर इंडिया के अंदर जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे कि वुमेन की स्टडी के अंदर यहाँ पर औरतों को, बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, उनको सशक्त बनाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे इम्पैक्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा इनकी तरफ से इन्वेस्ट किया गया है। तो इसी प्रकार से और जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस है, उनकी तरफ से भी ऐसा ही कुछ दिखाई देना चाहिए। और एट लास्ट ये लोग ऑल द बेस्ट बोलते हैं ब्राज़ील को कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी को लिया है, और ये होप करते हैं कि सभी लीडर्स एक साथ मिलकर डिजिटल इनोवेशन के अंदर काम करेंगे और उसको ज़्यादा हेल्दियर बनाएंगे। फिर से मैं आपको बता दूँ, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। अगर डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसके साथ साथ उसके अटैक के भी आप वो देख पाएंगे कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको हेल्दियर बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जो भी कोई अगर अटैक करता भी है, चाहे वो साइबर अटैक हो, चाहे कोई समस्या हो, तो भी उससे निपटारा किया जा सके। तो ये एक यहाँ पर आर्टिकल था जो कि मेंस के इम्पोर्टेंस के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इफ़ यू हैव ए कोल्ड हाउ डू यू नो इफ इट इज़ द फ्लू और न्यू कोविड स्ट्रेन। देखिए हेल्थ के डिपार्टमेंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर GS पेपर 3 में आप पाएंगे कि हेल्थ की तरफ से सवाल पूछ लिए जाते हैं मेंस में कि क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बात हो रही है कोविड के नए वेरिएंट के बारे में। लगातार न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि G.N जो 1 है यहाँ पर एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। और कहाँ से ये आया? सबसे पहले इसको देखा गया था सिंगापुर के अंदर, और सिंगापुर से ही माना जा रहा है कि शायद भारत के अंदर भी ये वहीं से आया है, क्योंकि सबसे पहले मिला भी कहाँ था? गोवा के अंदर और यहाँ पर केरला के अंदर, और वहीं से सिंगापुर के कुछ पैसेंजर वहाँ पर दिखाई दिए थे। अब ये कहते हैं कि कैसे पता लगाएं कि जो नॉर्मल फ्लू होता है, ठंड है, विंटर आ चुकी है उसमें, तथा इस JN.1 के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे इन दोनों के डिफरेंस का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले ऑथर खुद ही ये बात क्लियर कर दे है कि इनमें डिफरेंस पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया तो आप नहीं जान सकते कि इनमें से आपको क्या हुआ है, क्योंकि जब कोरोना इतनी देर से आ रहा है तो वो खुद को म्यूटेट कर रहा है, और म्यूटेशन की वजह से कुछ म्यूटेशन का फ़र्क है, प्लस कुछ खुद इंडियंस की इम्यूनिटी का फ़र्क है कि इतनी सारी वैक्सीनेशन हमने 2 वैक्सीनें लगवाई हैं, उसके बाद हर इंडियन को एक डाटा के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि लगभग ऑलमोस्ट हर इंडियन को कम से कम 3 बार कोविड होकर जा चुका है। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों को एक बार भी पता ना चला हो, क्योंकि इसके अंदर एक और कैपेसिटी
ये भी है ना कि ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक क्या होगा कि कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे ही नहीं। तो जब आपको सिम्टम्स ही दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्लू है या क्या है, क्या मैं बीमार भी हूँ। लेकिन कुछ कुछ केसेस में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं लोगों के लिए ये बताई जा रही है कि विंटर के अंदर देखिए, अगर विंटर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि ये वायरस क्या है, रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी आपका जो सांस लेने का एक मैं बताऊं पूरा का पूरा तंत्र है रेस्पिरेटरी, उसके ऊपर ही ये हमला करता है, निमोनिया जैसी कंडीशंस को क्रिएट करता है शरीर के अंदर। और ये इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो ठंड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस ठंड होगी प्लस ड्राई एयर होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हो जाती है, यानी कि हवा में नमी थोड़ी कम है प्लस सर्दी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा डाउन गया हुआ है, तो इनके जीवित रहने के प्लस इनके बार बार खुद को कॉपी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और ये एग्जांपल एक रियल एग्जांपल है कि अगर आप हवा से सिर्फ 1 डिग्री ह्यूमिडिटी को कम कर देते हैं, 1% को सिर्फ, उसकी वजह से 5% जो यहाँ पर वायरसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये खुद को और ज़्यादा जन्म ले लेंगे और ज़्यादा फैला लेंगे। तो ये एक बहुत ही अजीब कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोगों को जिनको कोल्ड हो रहा है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनको 2 दिन से ज़्यादा 2 डेज से ज़्यादा यहाँ पर ये सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो उनको एक बार जाकर टेस्ट करवा लेना चाहिए। किसी को अगर फीवर जैसी कंडीशंस आ रही है, किसी को बुखार हो रहा है और वो बुखार 3 दिन से ज़्यादा, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या फिर नॉर्मल जो आप लोगों को खांसी जुकाम होता है, कोल्ड होता है, वो 3 दिन से ज़्यादा उसमें बुखार रहता है, तो भी आपको कोविड के टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ बताई गई है सिम्टम्स एट द एंड के अंदर। और आखिर में बस यही है कि रिसर्च अभी तक इसी के अंदर चल रही है, क्या आने वाले कितने लोगों को ये प्रभावित करेगा, कितनों को प्रभावित नहीं करेगा, इसके बारे में कोई खास सा अनुमान अभी तक लगाया नहीं जा सकता है। तो यहीं पे आज का हमारा जो आर्टिकल है प्लस इसी के साथ न्यूज़पेपर दोनों खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अभी तक जो भी जुड़ा हुआ है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।